किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था। भंवर मेघवंशी आरएसएस में सक्रिय रूप से काम कर चुके हैं और इस दौरान उन्हें जो अनुभव हुए उन अनुभवों की ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवा रहे हैं। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है नवारुण प्रकाशन ने। पुस्तक मंगाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पुस्तक में कही गई बातों की सटीकता, उनके तथ्यों और आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि सहकार रेडियो नहीं करता। इस श्रृंखला में हम पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनवा रहे हैं। तो सुनिए इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। मी हरीश भाई भट्ट बोलता है। गुजरात नरसंहार की भयावहता को देखकर लौटने के बाद कई दिनों तक मैं उस मारकाट के मंजर की कहानियों को भूल नहीं पाया। मन बेचैन हो जाता था कि कैसे इंसान धर्म के नाम पर इतना क्रूर हो सकता है कि वो एक दूसरे को काट डाले। पर जो हुआ वो सबके सामने था। इसके बाद राजस्थान को गुजरात बनाने की धमकियां दी जाने लगी। वीप नेता अशोक सिंघल, प्रवीण भाई तोगड़िया और हरीश भाई भट्ट जैसे नेता खुलेआम राजस्थान को भी गुजरात बना देने की घोषणाएं कर रहे थे। हमने गुजरात नरसंहार के खिलाफ अमन के लिए एक साइकिल यात्रा निकाली, लोगों के दस्तखत लिए। तकरीबन 15 दिन तक ये यात्रा चली। इसके अलावा कुछ पर्चे छापे गए, जगह जगह नारे भी लिखे। जनचेतना को जागृत करने का यथासंभव प्रयास किया गया। उन दिनों पूरे राजस्थान में त्रिशूल दीक्षाएं आयोजित की जा रही थी। 15 से 25 वर्ष के हिंदू युवाओं को चाकूनुमा तेज फल वाले धारदार हथियार त्रिशूल के नाम पर देकर उन्हें हिंसक बनाने का खेल शुरू हो चुका था। इस संदर्भ में आप जयपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक राजदृष्टि के फरवरी से सितंबर 2003 के विभिन्न अंक देख सकते हैं। इसके संपादक श्री प्रकाश शर्मा जी थे। इन त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रमों में जुबानें जहर उगलती थी। भावनाओं को भड़काने का काम बड़े पैमाने पर जारी था। भीलवाड़ा में हरीश भट्ट, राजसमंद में प्रवीण तोगड़िया और भीम में शिवसेना कमांडो फोर्स के कालूराम सांखला ने अल्पसंख्यकों के विरुद्ध खूब जहर उगला। मेरा एक आलेख उन दिनों राजदृष्टि में श्री प्रकाश शर्मा ने छापा। मी हरीश भाई भट्ट बोलता है। ये आलेख हिंदू चरमपंथियों के उभार और उनसे पैदा हो रहे खतरों के बारे में पूरा विश्लेषण करता था। उन दिनों में संघ परिवार के प्रति और अधिक गुस्सा महसूस करने लगा। उनकी हर एक गतिविधि जो मेरे कार्यक्षेत्र में होती थी उस पर नजर रखता था। वीप तथा बजरंग दल के नेताओं की सभाओं का दस्तावेजीकरण करता था। संभव होता तो रिकॉर्डिंग भी करता। त्रिशूल दीक्षाओं और विश्व बुझे भाषणों का दौर जारी था। हमने वीप नेता प्रवीण तोगड़िया के विभिन्न स्थानों पर दिए गए भाषणों को सुना तथा उसकी रिकॉर्डिंग राज्य सरकार को भेजकर तोगड़िया की गिरफ्तारी की मांग उठाई। राजसमंद जिले के भीम कस्बे की एक आम सभा में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जहर उगलने वाले शिवसेना कमांडो फोर्स के नेता कालूराम सांखला के भी भाषण की रिकॉर्डिंग की गई। इस सभा में कालूराम सांखला ने मुसलमानों को सबक सिखाने का आह्वान करते हुए खुलेआम तलवारों का वितरण किया था। हमारे साथी कार्यकर्ता खीमाराम ने इसमें पूरी निर्भीक भूमिका निभाई। बाद में हमने प्राप्त सबूतों के आधार पर कालूराम सांखला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। राजसमंद जिले के भीम थाना में मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज मुकदमा, जिसमें चालान हुआ और अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है, इस संदर्भ में देखे जा सकते हैं। मंच पर शूरवीरता की बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला ये मंच बहादुर जल्दी ही भीगी बिल्ली बन गया। भीम के बाजार से भाग छूटा, लेकिन जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़कर जेल जा पहुंचा। इसके बाद इस शख्स के जहरीले भाषण कहीं सुनाई नहीं पड़े। गली मोहल्लों में त्रिशूल दीक्षा का पूरा कार्यक्रम हरीश भाई भट्ट और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जैसे संघ परिवार से जुड़े लोग चला रहे थे। इसमें हरीश भाई भट्ट को मैंने मांडल में सुना। चौराहे पर आयोजित सभा में जितना कड़वा और भड़काऊ बोला जा सकता है वो सब कुछ उसकी जुबान से निकला।
लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। असलियत तो ये है कि प्रशासन में भी पैंट तले बहुतेरों ने निकर पहन रखी है जो नजर नहीं आती। ऐसे छुपे हुए संघी आपको हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। आरएसएस ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपने लोगों को मीडिया, शिक्षा जगत, राजनीति और प्रशासन में घुसेड़ दिया है। ब्राह्मणवाद के काम करने का सदियों से यही तरीका है। वो चुपचाप सब जगह पर काबिज हो जाता है और फिर अपना एजेंडा पूरा करता रहता है। विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया के विषाक्त बयान आज भी चर्चा और तनाव का कारण बनते रहते हैं। उन दिनों भी वे जगह जगह आग उगलते थे। मेडिको फ्रेंड्स सर्किल नामक ऑर्गेनाइजेशन ने तो गुजरात नरसंहार के दौरान उनकी भूमिका और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति उनके द्वारा फैलाए जा रहे वैमनस्य को देखते हुए उनकी डॉक्टर की डिग्री वापस लेने की मांग तक कर डाली थी। इस संगठन का कहना था कि डॉक्टर तोगड़िया के विचार और गतिविधियां इंडियन मेडिकल काउंसिल की नियमावली के तहत दुराचरण की श्रेणी में आते हैं। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 151A तथा 153B का भी खुला उल्लंघन है। मेडिको फ्रेंड्स सर्किल ने आरोप लगाया था कि जब गुजरात जल रहा था और लोग मारे जा रहे थे, अस्पतालों में बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल लोगों को लाया जा रहा था। तब 28 फरवरी सन 2000 की सुबह वे अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लोगों को उकसा रहे थे और बाद में उन्होंने सभी डॉक्टर्स को अपने क्लिनिक में इकट्ठा किया था, जबकि इन डॉक्टर्स की जरूरत अस्पतालों में थी। यहाँ तक आरोप लगे हैं कि घायल लोगों के परिजन अस्पतालों में डॉक्टर को ढूंढ रहे थे और डॉक्टर थे कि उनके अस्पताल जा रहे थे ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के घायल इलाज के अभाव में मर जाएं। लेखक ने पीड़ितों को स्वयं सुना, जैसा कि उन्होंने गुजरात नरसंहार की जांच हेतु बने पीपुल्स ट्रिब्यूनल के समक्ष बताया था। डॉक्टर तोगड़िया के विचार सदैव ही हिंसा को प्रशंसित करते रहे और बदला लेने की प्रेरणा देते रहे। 14 दिसंबर 2000 को जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, यहाँ मदरसे जिहादी प्रयोगशाला बन गए हैं जहाँ पर गैर मुस्लिमों को मार डालने की शिक्षा दी जाती है। तो फिर हम अपनी प्रयोगशाला क्यों नहीं बना सकते? हम पूरे देश को प्रयोगशाला बना देंगे। राजस्थान के विभिन्न समाचार पत्रों में यह समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ, जिसका राज्य के अमन पसंद नागरिकों ने खुलकर विरोध किया था। पूरे राजस्थान को तो प्रयोगशाला बनाया ही जा रहा था। त्रिशूल दीक्षा की आड़ में 2 फल वाले चाकू बंटवाए गए। धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। अपनी सभाओं में डॉक्टर तोगड़िया संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता की जमकर खिल्ली उड़ाते रहे। सेकुलर लोगों को गधे की संज्ञा देना और सेकुलरिज्म की तरफदारी करने वाले लोगों पर भद्दे फिक्रे कसना उनकी आदत में शुमार था। वो देश में 3 प्रकार के तालिबानी होने की बात करते थे। पहले जिहादी तालिबानी, जो कुर्ता बड़े भाई का और पजामा छोटे भाई का पहनते हैं। दूसरे राजनीतिक तालिबानी, जो वोटों की खातिर मुसलमानों की गुलामी करते हैं। और तीसरे सेकुलर तालिबानी, जिनके सामने गाय और गधे को एक साथ खड़ा कर दो तो ये लोग गधे की पूजा करेंगे। इन तीनों तरह के गजनियों अथवा तालिबानियों को देश से खदेड़ देने का आह्वान हर सभा में तोगड़िया द्वारा किया जाता था। पूरे प्रदेश में त्रिशूल दीक्षाओं और जहरीले भाषणों की वजह से तनाव का माहौल था। ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। ये धर्मवीर कभी भी भाजपा की सरकार में त्रिशूल नहीं बंटवाते, बिल में छिपे रहते हैं। जैसे ही गैर भाजपाई सरकार आती है, इनके गौहत्या, त्रिशूल दीक्षा, मंदिर निर्माण जैसे मुद्दे बाहर निकलने लगते हैं। उन दिनों राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। हमने तोगड़िया द्वारा दिए गए जगह जगह के भाषण और त्रिशूल दीक्षाओं तथा अन्य गतिविधियों के दस्तावेज राज्य शासन को उपलब्ध करवाकर त्रिशूल दीक्षा को प्रतिबंधित करने और तोगड़िया की गिरफ्तारी की मांग की। भाईचारा और सौहार्द चाहने वाले तमाम लोग तोगड़िया के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दबाव बना रहे थे। अंततः गहलोत सरकार ने हिम्मत की और अजमेर में हो रही एक त्रिशूल दीक्षा के दौरान तोगड़िया को गिरफ्तार कर दिया गया। मंचों पर शेर की भांति दहाड़ने वाले तोगड़िया जी पुलिस की हिरासत में अपने मूल स्वभाव में लौट आए। एक प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार साथी ने बताया कि उनकी सारी हेंकड़ी काफूर हो गई थी, विष बुझी जुबान खामोश हो गई और आंखें आंसू बहाने लगी। मौत का डर मौत के हथियारों की दीक्षा देने वालों को भी सताने लगा था। वैसे भी खाकी निकर व काली टोपी धारण करके दंड पेलने और लठ ठेलने तथा मंचों पर भीड़ के बीच त्रिशूल बांटने से कोई बहादुर नहीं हो जाता है। वीरता शस्त्रों से नहीं आती, गणवेश पहन लेने से भी नहीं आती। हर हर महादेव और जयकारा बजरंगबली बुक्का फाड़ कर लगाने से भी नहीं आती। भीड़ में तो हर कोई बहादुर होता है,
जैसे अपनी अपनी गली का जंतु अपने इलाके का शेर बना फिरता है। बाकी तो हम जानते हैं कि शूरवीरता के ये ठेकेदार हद दर्जे के कायर और डरपोक लोग होते हैं। मैंने इनको अपनी आंखों से कई मौकों पर दुम दबाकर भागते देखा है। अगर दलित और आदिवासी व पिछड़े वर्ग की मार्शल कौमें न हो तो मारे डर के ये देश ही छोड़कर भाग जाएं। इसलिए कई दफा मुझे ये फौज कायरों की फौज लगती है। वैसे भी विश्व के तमाम धर्मांध और कट्टरता फैलाने वाले गिरोह भीड़ में ही बहादुरी दिखाते हैं। अकेले में तो वे अव्वल दर्जे के डरपोक होते हैं। सदैव कमजोर और कम संख्या वालों पर अत्याचार करके ये महान वीर बनते हैं। खैर, हमारे अथक प्रयासों के चलते कालूराम सांखला से लेकर डॉक्टर तोगड़िया जैसे लोग हवालात में पहुंचे, जेल की सजा काटी, हालांकि बाद में जमानत लेकर रिहा भी हो गए, लेकिन काफी दिनों तक बिल्कुल चुप रहे। अब जाकर वापस इनके मुंह में जबान आई है। ऐसा नहीं है हमने सिर्फ नकारात्मक तरीके से ही इन धर्मांधों का विरोध किया, हमने और भी कई तरीके खोजे प्रतिरोध के। त्रिशूल की जगह प्यार के फूल बांटने का भी काम किया। राष्ट्रीय सद्भावना परिषद के अध्यक्ष राज जांगिड़ इसमें सर्वाधिक अग्रणी भूमिका निभाते रहे। हमने काम के अधिकार की मांग को लेकर मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा निकाली गई पदयात्रा के दौरान यह नारा खूब लगाया, तलवार नहीं, त्रिशूल नहीं, जीने का अधिकार चाहिए, काम का अधिकार चाहिए। इस त्रिशूल युग के दौरान आरएसएस तथा विहिप के लोग मुझसे बहुत खफा रहते थे। कई जगहों पर बहसबाजी होती थी, कभी कभार धक्का मुक्की भी हो जाती थी, लेकिन गंभीर मारपीट कभी नहीं हुई। हम तब तक डटे रहे जब तक कि 8 अप्रैल 2003 को राजस्थान में त्रिशूल दीक्षा पर रोक नहीं लगा दी गई और त्रिशूल तलवार की घृणित राजनीति के मुद्दों के बजाय जनता के काम के अधिकार का मुद्दा मजबूती से स्थापित नहीं हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम आज रोजगार गारंटी कानून के रूप में देश के सामने है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे दलित सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कारसेवक था। हम आपको इस पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं। आज आपने सुनी इसकी 8वीं कड़ी। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।